नाजरीन आदाब। असर टाइम्स के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज भी हमारे साथ हमारे मेहमान सैयद सुलेमान अहमद साहब मौजूद हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सैयद सुलेमान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सुलेमान साहब, आप ये देखिए कि एक तरफ खबरें आ रही हैं कि जंग अब ईरान और अमेरिका की खत्म हो रही है। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि नहीं, जंग अभी खत्म नहीं हो रही है। अब हम लोग न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस प्रोग्राम में सामने न्यूज़ को भी रख रहे हैं और व्यूज़ को भी पेश करेंगे। आप बताएं कि अगर जंग बंद होने की इम्कान थे तो फिर जो तमाम एयर बेसेस क्यों खाली किए गए, खास करके इराक का एयरबेस क्यों खाली किया गया, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। दूसरी तरफ जो है, आप ये देख रहे हैं कि लगातार जॉर्डन के बेस के ऊपर अमेरिका के फाइटर जेट्स आ रहे हैं, F-15 भी आ रहे हैं, F-35 भी आ रहे हैं, और इजराइल के अंदर जो है C-30 कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं। डिफेंस सिस्टम मजबूत किया जा रहा है और जहां जहां दुनिया में डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे वहां से लाकर मिडिल ईस्ट के अंदर डाले जा रहे हैं। और अमेरिका ने बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है उसको मजबूत करना शुरू कर दिया, एक तरह से अगर कहा जाए तो संभालना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो इजराइल है, इजराइल ने अपने यहाँ के लोगों को क्या कहा है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो आप खाली कर दें, बंकर्स के अंदर तैयारी हो रही है और लोग जो हैं अपने खाना पीने की चीजें जो हैं खरीद रहे हैं। खुद प्रोटेस्ट हो रहा है इजराइल के अंदर कि जंग मत करो। तो ये जो सारे हालात दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो ईरान के सदर हैं महमूद पेज़ेश्कियान जी, उन्होंने बहुत क्लियर कट इस बात को कहा है ट्रंप को कि अगर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर इसको हम ऑल आउट वॉर कहेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एक ही बहुत ही मतलब अजीब बात है जिसपे हंसी भी नहीं आती कि वॉर नहीं होगी। वॉर चल रही है। बेशक। देखिए, अमेरिका अपने फोर्सेस को रीअलाइन कर रहा है। वो उन बेसिस जो अरब में बेसिस हैं, इराक में है और ये कुवैत में, खतर में, सऊदी अरब में, जहाँ पे उसको ये डर था कि उस पे अटैक हो जाएगा और उसको डिफेंस नहीं कर पाएंगे, मारे जाएंगे, उसके पर्सनल्स, वो खाली कर रहा है। दूसरी तरफ वो एयरफोर्स को जमा कर रहा है, जॉर्डन में जमा कर रहा है, क्योंकि जॉर्डन मोर और लेस पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड इजराइल है। जॉर्डन एक ऐसा मुल्क है जहाँ की वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई दोनों और गैस सप्लाई तीनों इजराइल में, वो इजराइल ही चलाता है, वो इजरायली है, इजराइल ही है, तो वहाँ जमा कर रहा है फोर्सेस। दूसरी तरफ वो अपने नेवल वेसल्स को, नेवल कैरियर्स को, मतलब वेसल तो उसमें कई वेसल रहती हैं, सब बुला रहा है और नेवल कैरियर्स जो जैसा ही पोजीशन लेंगे, ये एक्सपर्ट समझते हैं कि वैसे ही बड़ा अटैक शुरू हो जाएगा। साथ में साइबर अटैक आज भी ईरान पे किया, वो चल रहा है, और साइबर अटैक करके वहां के नेशनल टेलीविजन को कुछ देर साइबर अटैक वो करके उस पे रजा शाह पहलवी के लड़के का, जो पहलवी है, इनका एक वीडियो डाला, रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें वो ईरान के पुलिस ऑफिसर्स से और भी गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट से ये कह रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए प्रोटेस्टर्स का, तो जाहिर सी और हम लोग आ रहे हैं। लेकिन ये काम रजा शाह पहलवी के बस के बाहर है। ये कर तो रहा है अमेरिका और इजराइल, तो कंटिन्यू। देखिए, ये वो हैक किसने किया? अमेरिका और इजराइल ने किया, वीडियो उनका चलाया। तो सब एक थे, तो वॉर तो चल रही है, वॉर चल रही है। वॉर की इंटेंसिटी और वॉर का रीडायरेक्ट होती रहती है, अभी इस तरह से चल रही है।
साथ में ये भी पकड़ा गया कि जो इस्फहान में जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने केमिकल वेपन्स यूज किए। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि उनके टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों को चोटें लगी हैं और जो लोगों को इंजरीज इन्फ्लिक्ट की गई है उसमें केमिकल वेपन्स रूल आउट नहीं किए जा सकते हैं। तो ये चल रहा है। प्रोटेस्टर्स के भेष में मैसोड के एजेंट्स भी हैं और साथ में ये टेररिस्ट जो हायर किए गए वो भी हैं साहब। देखिए बात ये है कि अभी जो खुद प्रेस टीवी की न्यूज ये है कि MKO के मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके 2 बहुत बड़े लीडर पकड़े गए हैं और जर्मनी से इनको हैंडल किया जा रहा था। वहां पर बहुत ज्यादा आर्म्स अम्युनिशन जो है वो भी पकड़ा गया। फिर दूसरी तरफ जो है जो अमेरिका काबुल के अंदर अमेरिकन वेपन्स छोड़कर आया था, ठीक है, वो वेपन्स भी ईरान के अंदर पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि ये वहां पर बलूचिस्तान और सिस्तान के बॉर्डर से जो है जो लोग एंट्री ले रहे हैं और वहां से जो घुसने वाले टेररिस्ट के साथ में जो है बाकायदा तौर के ऊपर क्या कहते हैं ईरान की आर्मी से झड़पें हुई हैं। हथियार जो पकड़े गए हैं वो अमेरिकन हथियार और वो हथियार जो काबुल के अंदर अमेरिका में अमेरिकन और इजरायली हथियार पकड़े गए पाकिस्तानियों के पास। और मैं पिछले 2 साल से ये कह रहा हूं कि जो अफगानिस्तान में अमेरिका वेपन छोड़ के गया था, ये कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका अफरा तफरी में भाग गया। मैंने कहा नहीं, 68 मीटिंग्स के बाद गया और ये दूसरे मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने के लिए गया। वो बात सामने आ गई, वो वेपन्स वहां पे भेजे जा रहे हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए। और कराची ये पोर्ट पे जो एक ब्लास्ट हुआ था एक कंटेनर में, जी। उसमें समझ में आया कि कुछ ऐसे केमिकल्स थे और एक्सप्लोसिव्स थे, आर्म्स थे, जो कि जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन ईरान होनी थी वाया पाकिस्तान। वहां जाके वो ये जो टेररिस्ट लोग हैं ये यूज करते। वो पता नहीं कैसे ब्लास्ट हो गया, उसमें कई अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज आ गई, लेकिन वो ये है कि वो कंटेनर ब्लास्ट हो गया जो ईरान जाना था। देखिए पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर भी जैसे हम लोगों ने दिखाया था और बात भी की थी कि बाकायदा तौर के ऊपर ईरान पर जब ये बिल्कुल टेंस था तो अभी 5-7 दिन पहले वहां पर जश्न मनाया जा रहा था और बाकायदा वहां के मौलवियों के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम ईरान को जलता हुआ देखेंगे। वो अभी भी चल रहा है। अंजुमन सिपाही साहबा वाले, लश्कर जंगी वाले, उनके सोशल मीडिया में अभी से एक यूफोरिक जॉय है कि साहब ईरान बर्बाद होने जा रहा है। देखिए 3 तरह के लोग हैं, कुछ तो जश्न मना रहे हैं, कुछ झूठ मूठ वो कह रहे हैं कि साहब देखिए ईरान अपने लोगों की आवाज को नहीं समझ पाया और ये होने वाला है। वो चलिए हम लोग की बात को छोड़ दिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपने पार्लियामेंट में कह रहे हैं, वहां के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई ब्लंडर किया, इस तरह का कोई कदम उठाया लालच में, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। असल में ये सब जो है पाकिस्तान में पैसा आ जाता है ये सब करवाने के लिए। एक बात पाकिस्तान की आर्मी साहब, अब आर्मी कम और एक मर्सनरी ग्रुप ज्यादा हो गई है कि जो पैसा दे वो ले जाए उसको। अच्छा एक बात ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं कि आप अमेरिका का टूल ना बनिए। ये वार्न करने का मतलब ही ये है कि कुछ न कुछ हांडी के अंदर पक रहा है। दूसरी तरफ जो है आप ये देखिए कि खुद अमेरिका के अंदर वार्न किया जा रहा है, क्या नाम है, ट्रम्प को, कि भाई इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे वो बहुत खराब आएंगे। ठीक है, तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो मना कर रहे हैं। ट्रम्प का जैसा जुनूनी आदमी, ठीक है, उसके बारे में तो ये समझ में आता है, आखिर ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट जो है क्यों अपनी सरकार को ये बार बार मना कर रहे हैं। इट मींस कि क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और जो ट्रम्प की और आसिफ मुनीर की मीटिंग हुई थी उसको मतलब उस पे क्वेश्चन मार्क बनता है। क्या यहाँ पे हम लोग बैठ के कह रहे हैं चल रहा है, जो वहां के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं
कि क्वेटा में और रावलपिंडी में अमेरिकन कमांडोज देखे जा रहे ये हैं। आप कई बार बता चुके हैं जी। और साथ में सर्वाइलेंस प्लेन भी उड़ रहे हैं, वो खास तौर से भसीन एयरबेस पे। इसके अलावा नूर खान एयरबेस पे और कई एयरबेस पे अमेरिकन कार्गो प्लेन्स उतर रहे हैं। तो ये कार्गो प्लेन्स चॉकलेट तो लेके नहीं उतर रहे हैं, ये असलहा लेके उतर रहे हैं, और ईरान से लड़ाई है तो कहाँ के लिए उतर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बातचीत है कि काबुल से जी अमेरिकन वेपन ईरान में एंट्री लेना ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये बहुत ही खराब साइन है। इसके मतलब कि जो अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ खेल किया जा रहा है कि ईरान के अगेंस्ट जो है ये बेल्ट जो है, ये बॉर्डर जो है, इसको भी एक्टिवेट खेल किया जा चुका है। पहले 40-45 साल सेक्टेरियन हेट्रेड मुसलमानों में बोई गई और फसल उसकी सींची गई, और इसका नतीजा अब काटी जा रही है। नतीजा तो यही है, अब काटी जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जो असलहे छोड़ के गए थे, मैं हमेशा कहा कि ये डिस्टेबलाइज करने के लिए छोड़ के गए थे। और अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है कि जिसको सबसे ज्यादा अमेरिकन एड मिल रहा था, चाहे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे इनको या कर रहे थे, लेकिन एड अमेरिका का सबसे ज्यादा मिल रहा था। जो अफगान इकोनॉमी इतना ग्रो कर गई है और डॉलर इतना, वो करेंसी इतना ग्रो कर गई है, ये मौली साहब के सर झुका के काम करने से नहीं हुआ है। ये तो एडमिट किया है कि कंटेनर्स में डॉलर आते थे अफगानिस्तान में, वो बांटे जाते थे, वो सारी चीज हुई है। तो ये खेल हो चुका है। अच्छा खैर, अब ये हम लोग इधर चलते हैं कि एक तरफ सीरिया है, ठीक है। सीरिया के अंदर क्या नाम है, जौलानी में और क्या कहते हैं कुर्दियों में एक जंग तेज हो चुकी है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है मिस्र में, सऊदी अरब में और आपके टर्की में ये सोमालीलैंड को लेकर जो है यूएई के साथ में एक डिस्प्यूट बढ़ रहा है। और यूएई के जो किंग हैं वो हिंदुस्तान 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए विजिट करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट जी, जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो जो आ रहे हैं इसका ताल्लुक मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में जो मेन कंट्री सऊदी अरेबिया है, जो अमेरिकन पॉलिसी का रहता था, अब सऊदी अरेबिया एक फिक्स में है कि अगर ईरान फॉल हो जाता है तो जो सऊदी अरेबिया का इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सस्ता ऑयल एंड गैस अमेरिका वहां से लूटने लगेगा। दूसरी चीज ये है कि ईरान के कमजोर पड़ने के अदर फॉल आउट्स होंगे। अमेरिका का ये है कि अमेरिका अब ये चाहता है कि सऊदी अरब जो है उसको लगता है कि सऊदी अरब मेरा इतना लॉयल नहीं है रिलेशनशिप में, तो वो चाहता है कि हम एक और आदमी को खड़ा कर दें ताकि हमारे लफ के लिए दोनों में कंपटीशन हो, क्योंकि इसलिए वो यूएई को उसने खड़ा किया। तो यूएई तो एक्शन भी यमन में कर चुका ना, टकराव भी हो गया। और एक रूमर्स ये आई है कि सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान जो है यूएई में तख्ता पलट करने की भी कोई साजिश कर रहे हैं। अच्छा। तो हो सकता है ये इंडिया से मदद मांगने आए हों। मतलब यूएई में देखिए, इंडिया जो है बहुत डिपेंडेबल है, भरोसेमंद है, साथ देता है तो वो वाला नहीं देता। जब साथ क्या देता है तो इंडिया देता है, हम लोग देते हैं साथ। तो दूसरी चीज है कि पाकिस्तान से एग्रीमेंट ये सऊदी अरब ने किया, तो पाकिस्तान तो मर्सनरी है, जहाँ पैसा सा ठीक ठाक मिलेगा वहां जाके लड़ लेगा। लेकिन इंडिया के साथ ये कि इंडिया अगर वो है तो शायद ये इंडिया से मदद मांगने आए हैं। दूसरी चीज है कि इंडिया अपने डिफेंस इंडस्ट्री को खोलने जा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा। उसमें ये उम्मीद है कि बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा यूएई का इंडिया में। ये चीज हाइप है और ये उसमें चल रही है, ऑफिंग्स है कि शायद हो जाए, कोई कंफर्म न्यूज अभी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मामला है। मतलब ये है कि दुबई से रेस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज की अलहदगी और सऊदी का और क्या नाम है टर्की का जो बाकायदा तौर से पाकिस्तान के साथ पैक करना, ये चूंकि यूएई अकेला पड़ रहा है इसलिए वो अपने डिफेंस के लिए
वो ऐसा लगता है कि अपने डिफेंस के लिए वो इधर भी आ रहा है, और इजराइल के ऊपर तो 100% वो डिपेंडेंट है ही है, और उसका सोमालीलैंड में एक साथ में उनका पैक हो गया है। तो ये एक नया टकराव जो है मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, यूएई वर्सेस अदर। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अभी आपके कहने से मेरे दिमाग में आया, ये आज मिडिल ईस्ट में वो सिचुएशन है कि सारे लोग अपने पार्टनर्स पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, और साथ में एक में डबल रिलेशनशिप चल रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब हमेशा से बहुत सारी जगह पार्टनर्स थे, अब उनमें डिस्प्यूट आ गया। सऊदी अरब और अमेरिका का भी डिफेंस पैक्ट है, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री से डिफेंस पैक्ट के बाद भी वो पाकिस्तान जैसे, मतलब आप एक तरफ आप दुनिया के टॉप चैंपियन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिफेंस के लिए, एक तरफ गली के लुक्के को भी साथ लेके चल रहे हैं आप। तो ये बड़ी अच्छा बात है। ये सब है। टर्की एक तरफ नाटो के साथ टर्की एक तरफ इजराइल से मिलके सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत को गिरवा रहे हैं, और इजराइल को सारा सप्लाई भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान से भी आ रहे हैं जब उनको लग रहा है कि सीरिया में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। मिस्र के साथ भी यही है, मिस्र भी बहुत परेशान है। मिस्र के साथ भी है, मिस्र का अमेरिका से भी है और इनसे भी है। सब जो सारे लोग जो है अपने पार्टनर्स पे शक कर रहे हैं और एक अलग सेफ्टी मेजर ले रहे हैं। देखिए, ये मुनाफिकत जब हाइट पे होती है तो इस तरह की हालात होती है कि किसी को किसी पे एतबार नहीं है। तो मतलब आप देखिए, अजीब हाल है। सीरिया के अंदर देख लीजिए, जौलानी मोहम्मद बिन सलमान को भी फोन करता है, और उधर से माइक्रॉन का फोन उसके पास आता है, फ्रांस से आता है ना। यानी दूसरी तरफ वो अमेरिका उसको दबाता है। तीसरी आप देखिए कि जौलानी को ही लेकर जो है, जौलानी इसके मतलब जौलानी के साथ अमेरिका का कुछ कमिटमेंट करवाया था, तभी जब ये मामलात बढ़े तो जौलानी ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया। तो खुले में करवाया था जब ट्रम्प आए थे, तो जौलानी को वहां बुलाया गया था और ट्रम्प ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे हम वो कर रहे हैं। और फिर जौलानी को अमेरिका बुलाया गया, उनको भी आतंकवादी का जो वो था इनाम हटाया गया, उनको भी साथ फोटो खिंचवाई गई। अभी फिर गया तो इजराइल उन पे फिर बमबारी करने लगा। अब दूसरी तरफ बॉम्बिंग की, उनके यहाँ के पुलिसिंग की, उनके लोगों को पकड़ा। खुर्दियों से एक दिन पैक्ट होता है, सब कुछ सही हो गया, फिर उसके बाद जो है खुर्दी जिन लोगों को कैद करे थे उनको सबको कत्ल कर देते हैं। तो कोई आदमी भरोसेमंद नहीं रह गया है। अजीब हाल है। यूरोप को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं, यूरोप को पूरा भरोसा। अरे अभी आप देखिए जो ग्रीनलैंड की बात है, ब्रिटेन ने खाली एक आदमी को भेजा, यूरोप की टॉप की मक्कारी। नहीं, सुनिए तो, यूरोप का अभी जो मामला है कनाडा का, आप इत्तेफाक करें या ना करें, कनाडा के हेड ऑफ द स्टेट जब पहुंचे चाइना, तो चाइना में उन्होंने जाकर क्या कहा, उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि अब हमको अमेरिका के अगेंस्ट जो है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम रशिया के साथ के अंदर, यूरोप कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि देख रहे हैं कि अगला टारगेट कनाडा पर भी कब्जा करना है। सिर्फ उनका ये नहीं है कि हम ग्रीनलैंड के ऊपर है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं बचा है। ठीक है, दूसरी बातचीत है कि मिडिल ईस्ट का हाल ये देख लीजिए कि यहाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं बचा है। नाटो का मेंबर है कौन क्या कहते हैं, टर्की, है ना। अब नाटो के लोग जो हैं वो पीछे से किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जौलानी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नाम है आपके, कुर्दों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई किसी के ऊपर भरोसा ये मैक्सिमम मिसट्रस्ट मिडिल ईस्ट में है। जी। और यूरोप में आज भी आपस में इन लोगों में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबकी आर्मीज बिल्कुल मिनिमम है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, ना कोई ज्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी है। ये सबसे ज्यादा ये जो चीजें हैं ये। और टर्की की बात रही, टर्की नेटो का मेंबर तो बन गया। टर्की नेटो का मेंबर तो बन गया, लेकिन यह है कि वो पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन वो अब उसमें हम कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं देना चाहते आपके चैनल पे। अब क्या कहें, लोग समझ रहे हैं सामान्य। देखिए, बात क्या है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ अमेरिका से डिफेंस पैक कर रखा है मिडिल ईस्ट के लोगों ने, एक तरफ टर्की साहब है, नाटो के मेंबर हैं,
फिर उसके बाद भी इनको जरूरत पड़ रही है कि यह पाकिस्तान के साथ पैक कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें खुद बता रही हैं कि इनमें आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, और अब ऐसा लगता है कि ये सोच रहे हैं कि अमेरिका कब किसके साथ हो जाए और किसके साथ मिलके हमारी सरकार गिरा दे। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका और नेटो दोनों के ऊपर ट्रस्ट जो है मिडिल ईस्ट के लोगों को टूट चुका है। आगे चलते हैं। एक ये जो बयान है इसको आप कैसे देखते हैं कि पेजेश्कियान ने जिस बात को कहा है कि अगर सुप्रीम लीडर के ऊपर अटैक होता है तो फिर ये ऑल आउट वॉर होगी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और अमेरिका खुल के कह रहा है कि अली खamenei जाएंगे, ठीक है। तो पेजेश्कियान जो कह रहे हैं कोई वेग बात तो कर नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि एक सेकंड, यहाँ तक कि जो इजराइल के अंदर जो इनका एम्बेसडर था अमेरिका का, वो बहुत ही खास आदमी है, उसने ये कहा है कि 5-7 दिन के अंदर ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को। ये इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये इन सब, हाँ, ये तो कहा है, अमेरिका भी कह रहा है। और उसी के बाद जवाब आया पेजेश्कियान का कि ऑल आउट वार होगी। देखिए, अब एक और वो बात आई है कि अली खamenei साहब ने अपने ईरान में अपने लोगों से कहा कि अगर हमें कुछ हो जाता है, हमें जामे शहादत भी पीनी पड़ती है, तो ये जो मुहिम चल रहा है इसको रोकना मत। बिल्कुल सही। साथ में उन्होंने अपने सक्सेसर्स का नाम भी डिक्लेयर दे दिया है, लेकिन उसको सीक्रेट इसलिए रखा गया है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। तो अमेरिका कह रहा है, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने खाली कहा नहीं है, ईरान तैयारी भी कर रहा है। ईरान ने गल्फ ऑफ हार्मूज में सी माइंस बिछा दी है। इसके अलावा अपने नेवल कैरियर्स को उतार दिया है। अब ईरानी नेवल कैरियर्स क्या है समझ लीजिए, अमेरिकन नेवल कैरियर्स जो है इसमें से जहाज उड़ते हैं, लेकिन ईरानी नेवल कैरियर्स में से ड्रोन उड़ेंगे। जी। और बहुत लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स रखे हैं, और जो कुछ ऐसे भी ड्रोन है जो स्टेल्थ ड्रोन है, जिससे कि वो शिप पे हमला कर सके। जी। साथ में मिसाइल्स भी हैं, और वो सी मिसाइल्स जो रहती हैं, और उनकी छोटी-छोटी बोट्स भी हैं। हाँ, वो छोटी-छोटी बोट्स भी हैं, और वो बहुत नुकसान करती हैं। सी मिसाइल भी है। देखिए, जो बोट्स का आपने नाम ले लिया तो हमें फिर एक शेर याद आ गया कि दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, अल्लामा इकबाल का शेर है। हुतीज ने अमेरिका के नेवल कैरियर यूएसएस ट्रूमैन को, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेवल कैरियर था जिसपे 137 जहाज थे, और जो ऐसा था कि जो पानी में तैरता हुआ खिला कहा जाता था, गन बोट से घेर के उसको खदेड़ दिया और उसको ऐसा मारा कि उसके ऊपर से एक F-15 जो जिस ट्रैक्टर से वो बंधा रहता है वो ट्रैक्टर समेत गिर गया। F-35 गिर गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गन बोट्स को जो लोग कुछ नहीं समझते थे, वो हूतियों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक इतना बड़ा कारनामा खाली गन बोट्स के दम पे दिखा दिया। ईरान के पास 28 सबमरीन्स भी हैं, वो बहुत ही खतरनाक सबमरीन्स हैं। दूसरी बात, उनकी एक मिसाइल है हूत, जो बहुत तेज जाती है, पता नहीं चलता उसको, रडार सिस्टम वो डूबने के बाद जो है एक मछली की तरीके से वो जाने के बाद हिट करती है। तो वो सी मिसाइल्स चलती है, तो वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि ईरान। दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने जो रशिया से मिला हुआ S-400 वगैरह वो भी पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। ये भी खबर आ रही है कि चाइना की तरफ से भी उनको कुछ डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं, और जंग पूरी तरीके से मतलब जो अब आप बताएं कि इजराइल के अंदर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम बाकायदा तौर के ऊपर तैनात हो रहे हैं, और लगातार कार्गो प्लेन है C-30 करके, उसके अंदर लगातार मिसाइल्स और ये सारी चीजें आ रही हैं। तो तैयारी पूरी लेवल के ऊपर है, क्योंकि अब
वो लॉबी असल में देखिए सामने से जो दिखता है कि ट्रंप है और बेंजामिन नेतन्याहू है, ये लोग हैं ना। यूरोप हो, ट्रंप हो, बेंजामिन नेतन्याहू, इसके पीछे एक पूरी जो है क्या कहते हैं डीप स्टेट है, एक ज़ायनिस्ट लॉबी है जो इसको लड़ा रही है। और मैं कल भी कह रहा हूं कि वो इसकी परवाह नहीं कर रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो इसको रिलीजियस वार के तौर के ऊपर अपने मसाया को लाने के लिए भी इस काम को कर रही है। इसलिए ये जंग का होना मतलब यानी कोई परवरदिगार और खुदा ही चाहे कुछ कर दे, वरना जो है ये जंग पूरी तरीके से बढ़ रही है, बंद नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। क्या कहना है आपका इस पे? ये जंग चल रही है और अभी जो मतलब क्या कहते हैं ये उस तरह से बैटल नहीं हो रही है, लेकिन वॉर इज कंटिन्यूइंग। वॉर इज कंटिन्यूइंग। देखिए वॉर, बैटल और वॉर में फर्क होता है। बैटल वो होती है कि आमने सामने लड़ाई होने लगी, कॉम्बैट होने लगा। तो अभी बैटल अभी इस टाइम नहीं हो रही है, लेकिन जो सड़क पे मेसोड के एजेंट्स प्रोटेस्टर्स के साथ और जो टेररिस्ट और सेशनिस्ट एक्टिव लोग लाए जा रहे हैं और जो ईरान के इंस्टीट्यूशंस पे हमला कर रहे हैं, जो बार बार जो है टीवी पे आके कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, ये जंग का हिस्सा है। वो जंग कर रहे हैं। इजरायली सिक्योरिटी को अमेरिका अपग्रेड कर रहा है, अपने कैरियर्स को ला रहा है। ये सारी जंग की तैयारी है और ये जंग ही का हिस्सा है। बैटल अभी उस तरह से कॉम्बैट फिर नहीं शुरू हुआ, लेकिन ये जैसे ही ये एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि जो कैरियर्स वगैरह आ रहे हैं ये सब पोजीशन ले लेंगे तो शायद शुरू हो जाए। नाज़रीन, चूंकि वक्त ख़त्म हो गया है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार पेज़ेश्कियान ने बड़ा सख्त बयान दिया है ऑल आउट वॉर का। और ये बयान खुद अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है, लेकिन अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले सद्दाम हुसैन को 8 साल की जंग में पूरा सपोर्ट देने के बाद जो इराकी आर्मी थी उसको ईरान के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन वहाँ की जो ईरान की जो पोजीशन है, वहाँ पर जो पहाड़ हैं, वहाँ के ऊपर जो दरिया है, वहाँ के ऊपर जो डेजर्ट है, उसमें उतर कर आकर अमेरिका का लड़ना नामुमकिन है। और खुदा न खास्ता अगर खामनाई साहब को एलिमिनेट करने की भूल कर दी अमेरिका ने, तो उसके बाद फिर इस जंग का वाकई रुकना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर मैं आपसे कहता हूं, फिर उसके बाद ये बेसिस तो छोड़ दीजिए, इजराइल का वजूद भी मिट जाएगा और उसको कोई नहीं बचा सकता। और एक बात याद रखना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से अभी उनकी टॉप 30 लीडरशिप्स को मार दिया था, वहां पे उनके सदर को मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा दूसरे लोगों ने चार्ज ले लिया। उसी तरह से सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने भी अपने बाद कौन रहेगा और कौन डील करेगा और कौन ले जाएगा, इन सारे चीजों का इंतजाम उन्होंने कर रखा है। और वहां पर जो लोग हैं ईरान में, वो अपने रहबर के ऊपर, अपने लीडर के ऊपर जान देने के लिए तैयार हैं। और ऐसा नहीं है, दुनिया भर के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं। और ये अमेरिका और अमेरिका के एलाइज के लिए दुनिया भर के अंदर एक बड़ा खतरा होगा। अगर ये गलती ट्रंप ने कर दी तो फिर यकीनन ये ऑल आउट वॉर होगी। और जैसा सदर पेज़ेश्कियान ने कहा है, ये बिल्कुल पूरा होगा। नाज़रीन, अब आप हमें इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि हम बिल्कुल अब भी यही चाह रहे हैं कि परवरदिगार आलम किसी तरह से इस जंग को रोक दे, क्योंकि जंग का नतीजा सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होता है। हमें अमन के साथ रहना होगा। जंग कभी भी किसी के फायदे में नहीं होती है। खुदा हाफिज।